Hello friends, memories are meant to be created and they are captured using camera। और जो आज हमारे साथ गेस्ट है वो इसी फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा ट्रपल जी का, जो कि एक फुल टाइम फिल्म मेकर है। और कैसे इन्होंने अपनी करियर जर्नी को शुरू किया है, कैसे आप भी इस फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया है सर। थैंक यू सो मच मेरे को आपके चैनल में बुलाने के लिए। जी, तो अभी मैंने रिसेंटली सर का एक काफ़ी पॉपुलर जो वीडियो था वो देखा था। तो उससे मुझे लगा कि जो सर का जो फील्ड है, इस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज जो है वो ऑनलाइन काफ़ी कम अवेलेबल है। तो कैसे एक कोई स्टूडेंट है जो इसके अंदर अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो कैसे प्रोसीड कर सकता है, उसके सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आती है और क्या क्या, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और हम सर का वर्क भी जानेंगे। तो सर, आपने अभी तक इतना जो सब कुछ किया है, तो उसमें हम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कोई भी हम गोल चूज करते हैं तो उसके लिए अपना कोई ना कोई एक लॉजिक होता है। तो आपने यह गोल क्यों चुना है सर? सो बेसिकली मैंने बहुत छोटी एज में स्टार्ट किया था, जब मैं 8th-9th क्लास में था। जब मैंने धीरे धीरे मोबाइल से फोटोग्राफी करना चालू किया था, तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती थी मैं उसको कैप्चर कर लेता था। जैसे बर्ड्स हो गए, कुछ खेलते हुए बच्चे हो गए, गांव में कुछ भी मतलब मुझे दिखता था वो कैप्चर करता था। धीरे धीरे मैंने फोटोग्राफी को सीखा, समझा और बहुत एक्सप्लोर करना चालू किया। जब मुझे पता पड़ा कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अपना करियर बना चुके हैं इसको, और धीरे धीरे मैं फोटोग्राफी में आते गया, मुझे फिल्म मेकिंग में भी इंटरेस्ट आता गया। मैंने कुछ वीडियो बनाए जो ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे बहुत फेमस हुए। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसी में पूरा अपना करियर जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से आपने यहाँ तक का जो आपका गोल डिसाइड किया है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन ऐसा पर्सन है, आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए जिसको इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहिए? ओके, सो बेसिकली होता ऐसा है कि जो भी जैसे आप अगर फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हो, तो मोस्टली आपका एक गोल यही होना चाहिए कि मुझे बहुत बड़ा एक फिल्म मेकर बनना है, या फिर मुझे एक अपना एक गोल होता है कि मुझे इस इंसान जैसा एक कुछ काम करना, अपना लेवल इस तरीके से मुझे लेके जाना है। तो आपको खुद को भी एक अंदर से होना चाहिए कि नहीं, मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत डीप फील्ड है और बहुत वेरियस वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग होते हैं इसके अंदर, अलग अलग सब होता है। तो उस हिसाब से अपन को फिर एक गोल होता है, तो ही अपन को इसके अंदर जाना चाहिए। तो बेसिकली जैसे आप इस फील्ड के अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आता है कि इसके अंदर काफ़ी बहुत वास्ट फील्ड है। जैसे फिल्म मेकिंग में काफ़ी कुछ हो गया, कैमरा हो गया आपका, कहीं ना कहीं आपका एक्टिंग हो गई, तो काफ़ी कुछ है। तो उसमें हम पर्टिकुलरली वैसे कैमरा की जो साइड है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सर, आप हमें, आपने जो कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, तो किस तरह से आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं उसके बारे में बताइए सर। एक्चुअली मैंने फर्स्ट मेरा जो म्यूजिक वीडियो था वो एक मेरा ही फ्रेंड है, उसके साथ में मैंने मिलकर ऐसे यूट्यूब के लिए एक हमने वीडियो शूट किया था। जो उसके पोस्टर्स वगैरह हमने फिर डिज़ाइन किए, उसका खुद का ही कंपोजिशन था वो। तो हमने स्टार्ट किया, वो मेरा फर्स्ट वीडियो था जो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया था। तो वो उसी को मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट कुछ 2-3 थाउजेंड व्यूज़ उसके अंदर आज से 3-4 साल पहले आए थे। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे थोड़ा बूस्ट मिला बांसवाड़ा के मार्केट में। तो फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, मुझे इसको और ऐसी वीडियोस बनाते रहना चाहिए। फिर आगे मैंने बहुत सारी कुछ 15-16 म्यूजिक वीडियोस वगैरह बनाई जो यूट्यूब पे बहुत हिट हुई। कि तो इस टाइप से काफ़ी सारा वर्क किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर, जो प्री वेडिंग आपके शूट्स होते हैं या फिर इस टाइप की जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं, वो भी काफ़ी कुछ शूट करने का सर का एक्सपीरियंस है। तो अब हम सर जानना चाहेंगे कि फिलहाल आप किस स्टेज पे आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स इसके लिए ज्वाइन किया है इस तरह से? मैंने मेरा 12th जो था वो कंप्लीट किया मैंने, मेरा 12th क्लास। उसके बाद में मैं अभी फ़िलहाल पुणे में हूँ। तो मैं एक सिम्योडिटी स्कूल ऑफ प्रो एक्सप्रेशन, तो उसके अंदर मैं अपना फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा कोर्स कर रहा हूँ जो 1 ईयर का है। ओके, तो आप वो जो कोर्स है वो वहाँ से आप 1 ईयर का कोर्स एकम्प्लिश कर रहे हैं। तो सर, इस कोर्स को आप एज ए डिग्री तो नहीं होता होगा, ये एज ए प्रोफेशन होता होगा ना सर? ये दोनों हो सकता है, आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं उसके अंदर और डिग्री भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने डिप्लोमा बैच चूज कर रखा है, बट डिग्री भी आप चूज कर सकते हैं जो 3 ईयर प्रोग्राम होता है। तो सर, अगर 3 ईयर प्रोग्राम अगर कोई लेता है, तो क्या वो कुछ एग्जाम्स जो होते हैं जो कि ग्रेजुएशन बेसिस वाले होते हैं, तो उनको भी वो दे सकता है क्या? कुछ जी एग्जाम्स वगैरह इस टाइप जी, के होते हैं? साथ में एक्चुअली जो डिप्लोमा जिस तरीके से होता है, वैसे फिल्म मेकिंग के अंदर अगर आप डिग्री कोर्स करते हो
तो साथ में आपको मास कम्युनिकेशन वगैरह की जो डिग्रीज वगैरह होती है वो साथ में आपकी वो भी होती जाती है। तो जो बेसिकली जो बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन जो होती है जी। वो आप साथ में ज्वाइन कर साथ सकते में हो। आप उसको वही जो कॉलेज का टाइप वगैरह होता है तो वो फिर दूसरे यूनिवर्सिटीज के साथ ज्वाइन होके अपन को मिलती है उसके अंदर। ओके सर, तो इस टाइप से आप मतलब इसके साथ अपना एक डिग्री कोर्स भी कर लेंगे तो आप काफ़ी कुछ, जैसा ऐसा होता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बढ़ती जाएगी और इस फील्ड को भी आप इन डेप्थ सीखते जाएंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो इस तरह से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब सर हम ये जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में जाने से सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि अपनी फैमिली को कन्विंस करना कि ये फील्ड मेरे लिए अच्छा है। और क्योंकि एक जो नॉर्मल आपकी एक पब्लिक थिंकिंग है उसको आप देखेंगे तो इस फील्ड में जाने के लिए सभी जने आपको मना करते हैं, तो आप कैसे उसको कन्विंस करना पेरेंट्स को और कैसे आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ऐसा बताइए सर। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत हुई है जब मैं 10th 11th क्लास में था। जब जब बोलते थे कि ये फिल्म लाइन तुझे चूज नहीं करनी क्योंकि ये लाइन अच्छी नहीं है, बट जब जैसे जैसे मैं धीरे धीरे काम करता गया, मैंने जो कुछ शूट्स किए, मुझे कहीं ना कहीं बूस्ट मिला मार्केट में, तो उसके बाद में फिर मैंने घर वालों को फिर से कन्वीनियंस किया कि नहीं मुझे फिल्म मेकिंग ही करना है। तो फिर धीरे धीरे उनने भी समझने लगे कि नहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही रहा है, तो फिर उनने भी देखा कि नहीं कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि खुद से ही अंदर से अपन को होता है कि नहीं इस फील्ड में मुझे जाना है। तो धीरे धीरे वो स्टार्ट किया। मेरे लिए भी थोड़ा हार्ड था कन्वीनियंस करने के लिए कि किस तरीके से मैं फिल्म मेकिंग में जाना है मुझे, तो बहुत हार्ड था मेरे लिए। बट अगर आपके अंदर क्वालिटीज हैं और आपको अगर लगता है कि नहीं मैं प्रैक्टिस करके और अच्छी कर सकता हूँ तो आप जा सकते हो उस फील्ड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर इसके अंदर फैमिली बैकग्राउंड जो होता है अपना वो कितना मैटर करता है सर। फैमिली बैकग्राउंड का ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ते हैं, कहीं भी किसी भी बड़ी फील्ड में काम करते हैं तो लोग कुछ भी नहीं देखते हैं, सिर्फ आपका काम देखते हैं। अगर आपकी काम की क्वालिटी अच्छी है तो आप किसी भी मोस्टली बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में भी लोग होते हैं। स्टडीज इतनी मैटर नहीं करती है इसके अंदर जितना आपका एक वर्किंग एक्सपीरियंस फील्ड में जो होता है वो आपको ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली आपका ये फील्ड ऐसा फील्ड है कि काफ़ी सारी जो दूसरी आप डिग्रीज वगैरह करने चाहते हैं तो डिग्रीज करने के बाद भी आपके अंदर एक ऐसी स्किल नहीं होती जिसको रिप्रेजेंट करके आप कुछ कर सके। और ये जो फील्ड है इसके अंदर आप डायरेक्टली स्किल सीखते हैं और इस स्किल की इतनी वैल्यू है आज के टाइम पे कि आप काफ़ी कुछ अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आप अगर आप स्किलफुल हैं तो आपके लिए काफ़ी सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, चाहे वो ये फील्ड हो गया या कोई भी, लेकिन अगर आपकी स्किल है तो आप कर सकते हैं। और ये आपका एक स्किल ओरिएंटेड एक अप्रोच हो गई है अपने आप को इसमें एक्सपर्टाइज करने के लिए। तो सर अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा फील्ड के अंदर अपन जाते हैं इसमें होता ये है कि काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है कि हमें भी ऐसा कुछ करना है। अब उन लोगों को कैसे अपना इस करियर के अंदर एंट्री करनी चाहिए सर। सो बेसिकली अगर फिल्म मेकिंग के अंदर होना है तो स्टार्ट हमको नॉर्मल छोटे लेवल से करना होगा। जैसे छोटे लेवल के एडवर्टीजमेंट्स हो गए, छोटे लेवल के कमर्शियल्स हो गए, म्यूजिक वीडियोस हो गए, पहले उन चीज़ों पे अपन ट्राई कर सकते हैं। अगर अपन को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो अपन उसको प्रोफेशनली स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे करके। तो तब आप फुल टाइम आ सकते हैं जब आपके पास रेवेन्यू जनरेट काफ़ी अच्छा होने लग जाता है तो आप इसमें फुल टाइम आ सकते हैं। तब तक आपको अपनी जॉब को भी कंटिन्यू करते रहना है और साथ में इसको एज ए पार्ट टाइम जॉब इसको लेना है, पार्ट टाइम कर सकते तो हैं। आप इसको विद जॉब पार्ट टाइम इस तरह से कर सकते हैं। तो सर अब हम जानना चाहेंगे कि काफ़ी सारे जने होते हैं जिनकी एक कंप्लेन होती है कि मेरे पास तो गियर्स ही नहीं है यार, तो वो गियर्स कलेक्ट करते जाते हैं आगे से आगे और इवेंचुअली वो कुछ लर्निंग्स में तो कुछ हो नहीं पाता है, केवल गियर्स ही कलेक्ट करते रह जाते हैं। तो ऐसे में आपका क्या ओपिनियन है, गियर्स कितना मैटर करते हैं और कैसे प्रोसीड करना चाहिए इसके? मेरा सीधा सा फंडा है कि गियर्स कभी भी इतना ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं होता जितनी आपकी स्किल्स होती है। क्योंकि मैंने भी देखा जब मेरे पास बड़ा कैमरा था और मेरे सीनियर्स जो है उनके पास छोटा कैमरा ऑलरेडी था, जब मैंने सीखा, बट मैंने देखा कि मेरे से 100 टाइम्स बेटर वो वर्क कर रहे हैं। कैमरा प्लेसमेंट ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, गियर्स उतना मैटर नहीं करते उस चीज़ के अंदर। बिल्कुल, तो गियर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो एक हद तक है, लेकिन जो आपका कैमरा प्लेसमेंट है कैसा आप हैंडल करते हैं। आप अगर प्रोफेशनल है तो आप मोबाइल कैमरा से भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं और अगर आप लर्निंग स्टेज में है तो आपके लिए मोबाइल भी एक काफ़ी अच्छा कैमरा हो सकता है। आजकल मोबाइल के अंदर भी अपना 4K 60 FPS आपको मिल जाता है, तो उससे आप स्लो मोशन भी कर सकते हैं और इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी सर हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे एक होता है सिनेमेटोग्राफी, एक होता है फिल्म मेकिंग, तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड्स है वो काफ़ी सारे जनों को कंफ्यूजिंग होते हैं।
तो आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कि फिल्म मेकिंग क्या होता है, सिनेमेटोग्राफी क्या होता है, इस तरह से? तो बेसिकली ऐसा होता है, जैसे अपन फिल्म मेकिंग बोलते हैं तो फिल्म मेकिंग में मोस्टली जो अपना होता है वो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उसके अंदर डायरेक्शन हो गया, जो असिस्टेंट डायरेक्शन हो गया, इस तरीके से जो प्रोडक्शन के छोटे छोटे जो काम होते हैं वो होते हैं। और जो सिनेमेटोग्राफी होता है वो सिर्फ कैमरा डिपार्टमेंट को जाता है। तो वो कैमरा किस तरीके से अरेंज होता है, जो लाइटिंग्स वगैरह होती है, तो वो पूरा एक सिनेमेटोग्राफी के अंदर आ जाता है अपना। फिल्म मेकिंग में मोस्टली डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन तो जो आपका अभी पर्टिकुलर जो चल रहा है, तो उसमें आप फिल्म मेकिंग में है या फिर आप केवल पर्टिकुलर कैमरा एंगल से है? एक्चुअली मैं सिनेमेटोग्राफी में हूँ, मोस्टली मैं कैमरा वर्क ही करता हूँ। बट आपको डायरेक्शन का पॉइंट, अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आप फिर कैमरा भी कर सकते हो एक तरीके से। तो डायरेक्शन एक हर सेट के इंसान को एक आना चाहिए कि थोड़ा बहुत डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज होती है डायरेक्शन के अंदर जो आपको आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और इससे लर्निंग कर रहे हैं, तो अभी मेरा ये पूछना रहेगा कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे इस कोर्स की ओर आना चाहिए, उसे कोर्स की नीड है, या फिर वो सेल्फ लर्निंग में इस पर आगे बढ़े? देखो, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप दोनों तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं किसी भी प्रोफेशनली कोर्स वगैरह में स्टार्ट से गया नहीं। बट कुछ ऐसी चीज़ होती, जब प्रोफेशनली कोर्स की तरफ अपन जाते हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट्स ऐसे होती जो बहुत बहुत डीप चीज़ें होती, वो अपन को वहाँ सीखने को मिलती है। बट अगर आपको अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करना, आप 2-3 साल आपको उसको प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद में किसी अच्छे कॉलेज वगैरह में, किसी इंस्टीट्यूशन में आप एक ज्वाइनिंग ले सकते हैं, ताकि आपको और अच्छा उसका उस बैकग्राउंड के बारे में और ज़्यादा पता पड़े अपन को कि किस हिसाब से काम होता है, कैसे सब कुछ होता है। तो आप अपना इस तरह से आप अपना एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जो कोर्स करेंगे आप, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ अच्छा भी पता चलेगा। क्योंकि एक बोला जाता है कि एक आप अगर कोई बेड प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो आप लगातार करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाती है। तो बेसिकली आपका कॉलेजेस का और इनका सबका वर्क तो यही होता है कि आपको एक राइट डायरेक्शन देना है, क्योंकि ब्रेन तो आपके पास है, उसको किस और डायरेक्शन देना है वो आपको शेप देते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो एक प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो उसका एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कि आप केवल राइट पॉइंट्स सीखते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो सर, अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने एक कॉलेज का सिलेक्शन किया है, तो बेसिकली कॉलेज का सिलेक्शन कैसे किया जाता है और क्या कॉलेज इसमें मैटर करता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कॉलेज मैटर करता है। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे कुछ ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। जैसे पुणे के अंदर एक FTI कॉलेज है, ऐसे रामोजी फिल्म सिटी का एक अपना एक कॉलेज है। ऐसे बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर लिमिटेड सीट्स होती है, जिसके लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना होता है, जो रिटर्न में भी होता है और ऐसे इंटरव्यू बेस्ड भी होता है। समथिंग कुछ 10-12 सीट्स होती है उसकी, बहुत लिमिटेड सीट्स होती है, और पूरे एशिया, पूरे इंडिया से लोग उसके अंदर सिलेक्शन के लिए अप्रूव होते हैं। FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के अंदर बेस्ड है। तो इस तरह से आप जो कॉलेज लेते हैं वह भी मैटर करता है। तो किस वे में मैटर कर जाता है सर ये आगे? ये ऐसे मैटर करता है, जैसे बहुत अच्छी फैकल्टीज होती है जो FTI में, उसमें बहुत सारे सीनियर्स जो लोग ऑलरेडी फिल्म मेकिंग में जो काम कर चुके हैं बहुत सारे, वो लोग उसके अंदर आपको जो भी होता है लेक्चर्स वगैरह उनके लगते हैं। ऐसी ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। और एक वहाँ का एम्बियंस इतना अच्छा है कि आप टोटल उसके अंदर फिल्म मेकिंग के सारे कोर्सेज है। फिल्म मेकिंग हो गया, राइटिंग्स हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिनेमेटोग्राफी हो गया, वो सब चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। ओके, तो फिर इसमें होता क्या है सर, अगर जैसे कोई कोर्स ये कंप्लीट करता है तो उनके लिए कोई प्लेसमेंट सेशंस या इस टाइप का भी कोई ऑर्गेनाइज होता है क्या कॉलेज की तरफ से? कई कॉलेजेस करती है, जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टली कॉलेज में अप्रोच करते हैं कि हमको इतने सिनेमेटोग्राफर्स वगैरह जो भी चाहिए होते हैं, तो वो लोग अप्रोच करते हैं उनको किस तरीके से। तो उस कैंपस प्लेसमेंट टाइप जो भी होता है उसके अंदर होता है, कई कॉलेजेस में होता है प्लेसमेंट्स वगैरह। ऐसे आप इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, फुल टाइम भी ज्वाइन कर सकते हो, उस तरीके से काम कर सकते हैं। अब सर, बात ये आ जाती है कि जैसे किसी का एक पैशन है और वहीं कोई इसको प्रोफेशन में लेना चाहता है, तो उसको जॉब अपनी, अगर वो किसी जॉब में है तो उसको जॉब कब क्विट कर देनी चाहिए? क्योंकि आप क्या सजेस्ट करेंगे, कभी इस फील्ड के लिए किसी को जॉब अपनी क्विट करनी चाहिए और किस केस में करनी चाहिए? ओके, तो ऐसा है कि जब अगर आप पार्ट टाइम ये चीज़ चालू कर रखी है आपने, आप कर रहे हो इसके अंदर, और आपको लगता है कि नहीं ये मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और मैं इतना इनफ, अगर जो है मेरा इनफ में अगर पे होता है मुझे, तो अब उस टाइम के बाद, एक टाइम के बाद आपको अगर फुल टाइम अगर उसके अंदर जाना है आपको कि नहीं मुझे फिल्म मेकिंग में ही अपना करियर आगे और ज़्यादा बढ़ाना है, तो उसके बाद आप अपनी क्विट कर सकते हो जो जॉब है। तो आप थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, साथ में इसको प्रैक्टिस करते जाओ। जब आपको लगता है कि हाँ मेरा रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है कि मैं अपना काफ़ी इनफ सेविंग्स भी हो गई है
और मैं अब अपना करियर स्विच कर सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस टाइप से जा सकते हैं। वहीं अगर आप कोई एक बिगिनर है और आप इस तरह से अपना जॉब क्विट का या फिर इसी के लिए वेट करने का डिसीजन लें, तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं होगी। आपको जॉब तो करनी चाहिए, और जब आप स्किलफुल हो जाते हैं तो आप इसके अंदर अपना करियर इस तरह से आगे शेप कर सकते हैं। तो वो सर मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी आप किसी कॉलेज में हैं तो आपके वहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। जैसे कोई आपके फिल्म प्रोड्यूसर्स हुए, कोई डायरेक्टर्स हुए, कभी आप किससे मिले, कभी किससे मिले, तो वो जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना, वो आपके लिए काफ़ी मैटर कर जाते होंगे। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट ही मैटर करते हैं। जैसे मैंने भी धीरे धीरे स्टार्ट किया था। मैं स्टार्ट में जब कॉलेज में गया तो मुझे इतने लोगों से मिलता नहीं था, बट धीरे धीरे जो मेरे फैकल्टीज़ हैं उन लोगों से मैंने बात करी, उन लोगों ने मुझे सीनियर्स के नंबर दिए, उन लोगों से मैंने बात करना चालू करी। तो उनके साथ में मैंने बहुत सारी फिल्म्स वगैरह में भी मैंने छोटी छोटी लेवल रीजनल जो फिल्म्स होती है उसके अंदर भी मैंने काम किया। शॉर्ट फिल्म्स हो गई, एड फिल्म्स हो गई, कमर्शियल्स हो गए, कॉर्पोरेट वीडियोस वगैरह हो गए। इनके लिए मैंने धीरे धीरे उनके साथ में काम चालू किया और अच्छा खासा मेरे को पे भी करते थे वो लोग। ओके, तो सर कितनी आप, जैसे अगर कोई पर्सन इसमें आता है, वो अपना एक डिप्लोमा कोर्स भी ले लेता है, अब आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आज का सिनेरियो है वो ऐसा है कि काफ़ी सारी जॉबलेस हो रहे हैं, काफ़ी सारे जने जॉबलेस हो रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं कोई एक बिगिनर है जिसने अपना एक डिप्लोमा कोर्स कर दिया है कंप्लीट, अब उसके सामने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या कर सकता है वो? तो एक बार डिप्लोमा हो जाने के बाद में बहुत सारे अपन प्रोडक्शन हाउस के पास जा सकते हैं। अपन को अपना एक पोर्टफोलियो रेडी करना पड़ेगा जो अपन उनको बता सकें कि हमने ये काम कर रखा है, हमारा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, हम आपके प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करना चाहते हैं। तो वो प्रोजेक्ट बेसिस पे भी अपन कर सकते हैं या एज ए फुल टाइम किसी प्रोडक्शन हाउस को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपन। ओके, तो बस अपन को अप्रोच करना पड़ेगा, अपन को अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में जाना पड़ेगा। जैसे ये न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं तो इनमें भी आपका काफ़ी रोल होता होगा कि इसके अंदर? जी, एक्चुअली होता बहुत सारा है, रोल बहुत सारा होता है, बट पर्सनली जो मेरा है वो बहुत कम है न्यूज़ से रिलेटेड। मैं मोस्टली कॉर्पोरेट, कमर्शियल्स, एड फिल्म्स वगैरह में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, तो जैसे जैसे आप अपना वर्क आउटपुट देते जाते हैं, तो अगर आप एक अच्छा वर्क करेंगे तो आपसे एक वर्क से 10 वर्क आपके वापस ऑलरेडी जनरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी एक चेन वर्क है, और इसमें एक बिगिनर जो होता है उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेशन भी आता है। और एक बार आपने एक रफ्तार पकड़ ली, उसके बाद तो आपको भी पता है कि इस फील्ड का जो काफ़ी एंडलेस फील्ड है, काफ़ी कुछ इस पे डिपेंडेंट है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फील्ड के बारे में? ओवरऑल ये फील्ड कैसा है बाकी सब फील्ड्स के कंपैरिजन में? अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो ये आपके लिए बेस्ट फील्ड है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आप इस चीज़ में एंगेज हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप 12 घंटे की एक शिफ्ट करते हैं तो आपके पास दूसरी चीज़ करने का उतना टाइम होता नहीं, इतना सोशली। तो आप अगर इस चीज़ को आप समझते हैं और आपका इंटरेस्ट है तो आपको बिल्कुल इसकी तरफ जाना चाहिए। वो सर काफ़ी सारे जने ऐसा सोचते हैं कि जो आपकी वीडियोस वगैरह देखेंगे ना तो उनको ये लगेगा कि ये एक एफर्टलेस वे है मनी मेकिंग का। काफ़ी सारे जनों में यही होता है कि जो सिनेमेटोग्राफी या व्लॉगर्स को इनको देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये एक एफर्टलेस वे है, घूमो फिरो और आपकी इनकम हो गई। तो कुछ ऐसा नहीं है, आपको अपनी स्ट्रगल भी करनी है, अपना दिन के कितने घंटे आपको वर्क करना है वगैरह सब। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना है आपको कि वर्क तो करना पड़ेगा, पैशन है तो आपके लिए कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी। इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें से, अगर कमर्शियल्स भी हैं तो कमर्शियल्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वेरियस बहुत डीप में ये जो फील्ड है बहुत ज़्यादा डीप है। और इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो सर ने जो मैंने आपको बताया था ना, एक रिसेंट जो सिनेमेटोग्राफी की एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर सर ने टोटल 11,000 फोटोग्राफ्स लिए थे शायद। तो 11,000 फोटोग्राफ्स को आपने मर्ज किया था। और वीडियो कितने मिनट की थी? कुछ 1 मिनट। 1 मिनट की। तो 1 मिनट के लिए आपने इतने फोटोग्राफ्स लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको मेहनत बहुत करनी है। और अपने इतने सारे फुटेज जब आपके पास अवेलेबल होते हैं तभी आप उसको एक इतना अच्छा शेप दे पाते हैं। आप सोच लीजिए कि आप किसी एक जगह पर खड़े हैं, हम एक पर्टिकुलर प्लेस विजिट करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 फोटो लेने के बाद तो आप एडजस्ट हो जाते हैं कि बहुत ले लिए यहाँ के। आप यहाँ पर 500 फोटोज एक मोन्यूमेंट के ले रहे हैं, तो उसका आपके इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके आपका पेशेंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो वो इस तरह से, मतलब ये जो आपका अगर कीन पैशन है तो आप इसके अंदर आप काफ़ी अच्छे से जा सकते हैं। अदरवाइज फिर आप एक वक्त पर आप बोरियत महसूस करने लग जाते हैं। तो सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कौन से गियर्स से शुरू किया था और आज आपके पास कौन से गियर्स है, क्योंकि काफ़ी सारे जनों में
गियर्स को लेके बहुत होता है यार, मेरे पास गियर्स ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा ये वो वगैरह। तो आपने कैसे क्या किया सर? कि जर्नी बहुत बड़ी है। जो मैंने 5 साल में जो भी यूज़ किया है, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक कैमरा से स्टार्ट किया था। जो सोनी के एकदम छोटे वाले कूलप्लिक्स डिजिटल कैमरा आते हैं, मैंने उससे स्टार्ट किया, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं होते, आप नॉर्मली फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। मैंने कुछ 1-2 साल मेरे फ्रेंड का था, वो भी मेरा खुद का नहीं था। मैंने उसको 1-2 साल बहुत अच्छे से यूज़ किया। उसके बाद में फिर मैं एक और मेरे फ्रेंड के पास में एक कैनन का 520 था, तो मैंने वो कैमरा स्टार्ट किया यूज़ करना। उसको भी कुछ 1 साल चलाया। उसके बाद मैंने घर से डिमांड करी कि नहीं, मुझे मेरा फर्स्ट कैमरा जो है, मेरे को DSLR चाहिएगा। फिर भी मुझे 1 साल तक करने के बाद मुझे मिला। उसके बीच में मैंने 1300D चलाया, 1200D चलाया, जो मैं रेंट पे लेके आता था कोई भी शूट करने के लिए। उसके बाद में मैंने मेरा फर्स्ट कैमरा जो था 700D वो बाय किया। वो मैंने घर से डिमांड करी थी, वो किया। उसके बाद में मैंने 2 साल उसको चलाया अच्छे से। उसके बाद में मेरे को नीट ज़्यादा लगी नहीं, वीडियो मुझे ज़्यादा अच्छे बनाना है, तो मैंने 6D Mark II लिया कैनन का। 2-3 लेंसेज वगैरह मेरे पास थे साथ में, तो वो हो गया। उसके वो मैंने खुद के सेविंग्स वगैरह में से लिया था, वो हो गया। उसके बाद में वीडियोस की और डिमांड बढ़ी, जैसे 4K हो गया, और ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह शूट करने चालू किए। तो उसके बाद में फिर मैंने सोनी का A7M III लिया, जो फिलहाल अभी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। वो भी बहुत अच्छा कैमरा है। उसके बाद में मैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब मैं प्रोजेक्ट बेसिस पे जाता हूँ, तो मैं कैनन C200 चलाता हूँ, सोनी FS7 चलाता हूँ। और भी ड्रीम कैमराज हैं मेरे, जैसे रेड जेमिनी हो गया, एरी एलेक्सा हो गया, एरी मिनी हो गया। तो मेरे को उनके साथ भी शूट करने का कहीं ना कहीं मौका मिल तो जाता कहीं है। ना कहीं जो आपका A7 III है वो भी एक ड्रीम ही होता है लोगों का, कि एक A7 III को ओन करना। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो आपको A7 III पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बिगिनर है। तो आपके लिए एज ए बिगिनर आपको स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना है, गियर्स पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि बेसिकली आप गियर तो ले लेंगे, लेकिन उसको कैसे ऑपरेट करना है, ये स्किल्स आपके लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो इस तरह से सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे काफी सारे जनों का ये होता है कि यार ये तो क्विक मनी वाली चीज हो गई, एक अच्छी सी लाइफ है, घूमते रहो फिरते रहो और पैसे कमा रहे हैं, ज्यादातर ये लोगों का यही एक थिंकिंग होती है। नज़रिया होता है। इस पे आपका क्या कहना है कि किस तरह से ऐसा नजरिया जो लोग लेके चलते हैं कि यार ये तो क्विक मनी है, तो किस तरह से ऐसा है? बिल्कुल भी, मतलब क्विक मनी तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा लर्निंग स्किल्स होती है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। इतना मतलब इन्वेस्ट है एक तरीके से, वेस्ट तो नहीं है वो। बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, चीज़ों को डीपली देखना पड़ता है। उसके बाद कंटेंट आपको कंटिन्यूटी में रखना पड़ता है, कितना कंटेंट रेगुलर अपन को बनाना है, जैसे वेरियस फील्ड में। तो बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं होता, बट जब अगर स्किल्स है तो फिर वो आपको ऑब्वियसली पैसा अच्छा ही मिलेगा उस चीज़ के अंदर आपको। तो सर अगर हम ये डिस्कस करना चाहें कि जैसे कोई बिगिनर है, वो बिगिनर की बात करें तो उसका क्या एवरेज उसको पैसा मिल सकता है, और क्या आप अभी शूट्स के लेते हैं? जैसे सर का मैंने आपको बताया कि सर ने प्री वेडिंग शूट्स भी लेते हैं, सर अपने एडवर्टाइजमेंट के प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं। तो सर आपका जैसे अगर प्री वेडिंग की बात करें तो प्री वेडिंग में आपके क्या चार्जेस रहते हैं, और एक बिगिनर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? ओके, तो बिगनर से ऐसा होता है कि जैसा जैसा अपना काम होता है वैसे वैसे अपन को इंडस्ट्री में पैसा मिलता है। तो बेसिकली अपन अगर प्री वेडिंग का ऐसे चार्ज लेते हैं तो 20,000 25,000 से स्टार्ट करते हैं, जो कि 50-60,000 तक जाता है, जिसके अंदर अपन अलग अलग टाइप के पैकेजेस देते हैं, फोटोज़ वीडियोज़ के, और ड्रोन वगैरह इंक्लूड रहता है जिसमें वो सब होता है। बिगनर के लिए ऐसा है कि आप किसी अच्छे जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उनको असिस्ट कर सकते हो, उनके साथ में शूट्स कर सकते हो, कोई इंटर्नशिप ले सकते हो किसी से। ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। तो काफी सारे जने सोचते हैं कि मतलब इस लाइन का मतलब ये हो गया कि शादियों में जाके फोटो खींचेगा क्या? तो मतलब टेक्नोलॉजी काफी कुछ चेंज हो चुकी है, इसमें काफी ऐसा वर्क भी रहता है। जैसे आप शादी का भी अगर ले लें तो कैंडिड फोटोग्राफी हो गई, या फिर अपना जो सिनेमेटिक जो अपने प्री वेडिंग के वीडियोस वगैरह हो गए, तो वो जो वर्क है वो काफी अच्छा प्रोफेशनल वर्क है, और उसमें आपको काफी मजा आएगा। क्योंकि प्रोफेशन में जब आप जाते हैं, स्किल्स को आप सीखते हैं और उन स्किल्स को आप एंजॉय करने लग जाते हैं, तो आपको वो लाइफ भी काफी अच्छी लगती है। अब सर हम बात करना चाहेंगे कि अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए आप क्या कैमरा सजेस्ट करेंगे, कि क्या कैमरास वो ले सकते हैं? तो बेसिक में अगर कोई बिगिनर है तो उसको पहला या तो डिजिटल कैमरा यूज़ कर सकते हैं, या फिर फिलहाल DSLRs भी अच्छे आ रहे हैं मार्केट में। तो बेसिक DSLRs यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैनन का 1300D हो गया, जो ये 1500D जो नई सीरीज आ रही, 200D हो गया, कैनन M50 है। सोनी की तरफ भी जा सकते हैं, 6300 6400 है, जो कि मिररलेस में आ जाते हैं, बट अच्छा कैमरा बेसिक स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। निकॉन्स में भी कुछ है 5600, ऐसी जो बेसिक स्टार्टिंग रेंज है 50-60 थाउजेंड की, वो ले सकते हैं DSLR में।
और उसके बाद जब आप प्रोफेशन में जाते हैं तो जैसे जैसे आप अपना गियर्स जो आपके रेवेन्यू के अकॉर्डिंग अपग्रेड करते जाते हैं, वो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग आगे पता चलता रहता है। जैसे आपकी जो नीड है, आप जितना स्किल्स सीखे उस अकॉर्डिंग अगर आप कैमराज का सिलेक्शन करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। वहीं बिगिनर्स ये जो 50,000 के करीब के जो कैमरेज होते हैं इनको अगर वो लेते हैं तो उनके लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है। और अगर बात करें कन्वीनियंस की तो कैमराज जो कैनन के होते हैं वो काफी कन्वीनियंट रहते हैं, होते हैं यूज करने के लिए, फीचर्स वगैरह बहुत इजी होते हैं और एक नॉर्मली कोई भी यूज कर सकता है कैनन वगैरह। और वहीं आप अगर कैमराज परचेस करते हैं तो उसमें आप ये भी ध्यान रखें कि एक जो आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन होती है, रोटेटिंग स्क्रीन होती है, उनको आप प्रीफर कर सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए एक सेल्फ फिल्मिंग वगैरह में काफी अच्छा होता है। जैसे वो फ्लिप डिस्प्ले हो जाता है तो काफी अच्छा रहता है। टच स्क्रीन आप उसमें ले सकते हैं। तो फीचर्स आपकी लिस्ट बना दे कि इतना, तो मेगापिक्सल सर कितना चाहिए होता है अराउंड? डिपेंड करता है अपना जैसा जैसा यूज है। जैसे कई कंपनी क्रॉप करके देती है मेगापिक्सल को, कई प्रॉपर देती है, तो नॉर्मली 20-22 मेगापिक्सल्स इनफ होते हैं। और लगभग सारे आजकल DSLR जो हैं वो 24 MP के करीब के 24 समथिंग ही जो आते ही हैं। तो आपके लिए कोई भी कैमरा ऐसा नहीं है कि कोई बुरा साबित होगा, लेकिन ठीक है ज्यादा आप अगर ज्यादा लो लेवल पे चले जाएंगे, जैसे 1300D हो गया, 1500D हो गया, तो इनमें शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफिकल्टी फेस करनी पड़े फोकसिंग में। कुछ चीजें होती जो सब अलग अलग कैमरा में अच्छा होता है तो कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 1300D वगैरह 1200D सब अच्छे कैमरा, जो बिगनर्स कैमरा 200D वगैरह अच्छे कैमराज है। तो इस तरह से सर ने काफी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सर अब हम ये चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहेंगे जो आपके इस फिल्म मेकिंग में अपना करियर जो अपना बनाना चाहते हैं उनके लिए? तो ऐसा है कि हर कोई स्टार्ट कर सकता है, बट थोड़ा सा अंदर से अपने को होना चाहिए कि नहीं, लर्निंग की एक होप होनी चाहिए कि नहीं अपन इसको लर्निंग अच्छे से कर सकते हैं इस चीज़ में। अगर है खुद से अगर कर सकते हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। कुछ छोटी मोटी वीडियोस बना दी, म्यूजिक वीडियोस वगैरह, थोड़ी एड्स वगैरह, कुछ छोटा मोटा ट्राई कर सकते हैं जिससे स्टार्ट करके, और उसी को जैसे जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे अपन को डिफिकल्टीज फेस होती है और वैसे ही अपन उसको सुधारते जाते हैं। तो सर जो डिफिकल्टीज की आप बात कर रहे हैं, तो सर आप ये बताइए कि आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की है? सर डिफिकल्टीज बहुत सारी थी, स्टार्ट से लेके एंड तक अभी भी फेस करता हूँ मैं कुछ। बट सबसे पहला होता है कि कन्वीनियंस करना, कि नहीं 30-40-50 हज़ार रुपये मुझे कैमरा के नाम पे चाहिए, तो मैं किस तरीके से पेरेंट्स को कन्वीनियंस करूँ कि मुझे 50,000 रुपये का कैमरा चाहिए। वो बोलते हैं गाड़ी ले ले, कुछ भी ले ले, लोग ऐसा ही, जो पेरेंट्स वगैरह सबसे अच्छा होता है कि प्लॉट ले ले, वो जो कुछ भी कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट रहता है तो 50,000 कन्वीनियंस करना मेरे लिए पहले वो था। उसके बाद में जो आसपास के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं ये तो फोटोज वगैरह खींचता रहता है, ये वो कुछ पैसा वाला कुछ है नहीं इसमें। बट होता है, कई लोग होते हैं दिन का भी 50,000 समथिंग भी चार्ज करते हैं फोटोग्राफी के लिए, पर इंसान भी इतना चार्ज करता है, सबका अपना अपना एक रेंज होता है। तो वो बहुत डिफिकल्टीज होती है। जो आसपास के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ का, अगर मैं किसी मंकी का फोटो खींच रहा हूँ, किसी गाय का फोटो खींच रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं इनके फोटो खींच के क्या करेगा। बट एक खुद को होता है कि नहीं मेरे पास ये मेमोरीज कैप्चर है। मैं ट्रैवल फोटोग्राफी भी बहुत सारी करता हूँ, मैं ट्रैवल का शौक भी बहुत है मुझे। तो उसमें होता है लोग करते हैं जो नहीं जानते, वो बोलते हैं कि इस फील्ड में जाके क्या करोगे आप, ये वो तो थे। बट अब मेरा एक गोल एक ही है, तो वो मुझे कंप्लीट करना है। तो अगर आप फोकस वे में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप ये अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा सा बेशर्म बनना पड़ेगा इसके अंदर, कि कोई कितना भी हंस रहा है आपके ऊपर, लेकिन आप अपना जो काम है उसको डेडिकेशन से करते जाए, क्योंकि आपको पता है कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। काफ़ी आपके लिए एक, जो लोग हंस रहे हैं वो भी आपकी काफ़ी वैल्यू करने लग जाएंगे। तो वो जो एंड रिजल्ट है उसके लिए आपको शेप तो होना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर वर्किंग आवर्स की बात करें तो सर कितना वर्क हो जाता है आपका? ये प्रोजेक्ट बेसिस पे डिपेंड करता है। कई जगह होता है कि मतलब आधे दिन की भी शिफ्ट होती है, पूरे दिन की भी शिफ्ट होती है। तो एक जो मिनिमम शिफ्ट होती है वो 12 आवर्स की होती है। तो 12 आवर्स कंटिन्यूस तो नहीं रहता, वो कुछ गैप्स होते हैं उसमें, कभी 10 आवर्स का हो गया, ये सब चीज़ें उसके अंदर होती है। बट मिनिमम हम 10-12 आवर्स काम करना ही पड़ता है। तो 10-12 आवर्स तक अगर आप मान लो आप एडिटिंग के फील्ड में है, तो आप लैपटॉप के सामने बैठे हुए केवल एडिटिंग कर रहे हैं, तो वो सारा आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए कि हाँ हम ये करेंगे, हमको इससे आउटपुट, क्योंकि आउटपुट आपको बहुत कम दिखता है शुरुआत में, आपको आउटपुट दिखने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। शुरू में आप कोई भी काम करते हैं तो आपको उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी गेन करना होता है, तो तब तक आपको और कई चीज़ों को सीखना भी होता है, तो आपको काफ़ी कुछ डिफिकल्टीज फेस होती है, लेकिन बाद में आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है और काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन ये बन जाता है।
तो इस तरह से आपने सर से काफ़ी सारी टिप्स भी ली है और काफ़ी सारा सर ने नॉलेज भी शेयर किया है। तो सर मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम दिया है, आपने इतना टाइम दे करके। और जो स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस की कमी होती है, वही एक आज के टाइम पे भी किसी को डिसीजन लेना है कि मुझे अगर फोटोग्राफी में करियर बनाना है या फिल्म मेकिंग में बनाना है, तो वो उसके लिए काफ़ी एक ये हटके जो फील्ड होता है ना, ये एक्चुअल में आज के टाइम पे अगर आप देखें तो इतनी सारी बेरोजगारी है और ये सब कुछ है, इसमें आप इस स्किल के साथ आप क्या कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या है? फिल्म मेकिंग में ऐसा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है। फिल्म मेकिंग हो गया, फोटोग्राफी, ये बहुत बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इसके अंदर आप अगर वेडिंग्स में है तो वेडिंग्स भी कर सकते हो, कमर्शियल्स हो गए, एड फिल्म्स हो गई, म्यूजिक वीडियोस हो गए, ये प्री वेडिंग्स वगैरह जो चल रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस हो गए, सीरियल्स वगैरह हैं, एक्सप्लोरेशंस वाले होते हैं, टीवी शोज होते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स है, इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट है। आप बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी इवेंट होता है तो हम लोग उस इवेंट को कैप्चर करने के लिए कहीं ना कहीं फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स को याद करते हैं। वहीं अगर अपना कोई भी वीकेंड होता है तो मूवीज देखने के लिए हम थिएटर में जाते हैं। तो आप जिधर देखेंगे उधर आपको एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह दिखेंगे, आपको टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, आप कहीं जाते हैं आपको होर्डिंग्स देखते हैं जिसमें फोटोज वगैरह खींचे होते हैं। तो काफी वास्ट फील्ड है। आप मीडिया देखें, आप प्रेस देखें, किधर भी देखें तो इस फील्ड को कहीं ना कहीं रिलेटेड, और जो एक बेसलाइन से जुड़ा हुआ फील्ड है, इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि शादियां भी होती रहनी है और फोटोग्राफी भी होती रहनी है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा फील्ड है ये आपकी। इसके लिए आप जो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपने डाउट हो इससे रिलेटेड, कहीं आप कॉलेज सिलेक्शन के अंदर भी आपके डाउट्स हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, किस तरह से आप अपना करियर पाथ अटेंड कर सकते हैं। जो भी डाउट्स है आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और वहीं सर का जो इंस्टाग्राम चैनल है द ट्रेवल फिल्मर नाम से, तो वह भी आप विजिट कीजिएगा, क्योंकि जो हम फोटोग्राफीज हम डिस्कस कर रहे थे वो वहां पर अवेलेबल है। सर की पूरी फोटोग्राफी जो भी है, एनिमल फोटोग्राफी हो गई, ट्रेवल फोटोग्राफी हो गई, सिनेमाटोग्राफी वीडियोज हो गई, वो सारी वहां अवेलेबल है। इंस्टाग्राम विजिट कीजिएगा। यूट्यूब पे भी काफी सारी वीडियो सर ने अपलोड कर रखी है, तो वहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा किस टाइप का वर्क होता है। तो इस तरह से आप अपने इस फील्ड के अंदर करियर बना सकते हैं। जी, फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। सर आप यहाँ आए उसके लिए काफी थैंक्स कि आपने यहाँ आने का अपना प्रीशियस टाइम दिया है। सर आपने यूट्यूब चैनल में मेरे को बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। आपका हार्दिक आभार सर, आपने ऐसा सब किया है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए करियर ऑप्शंस के साथ। और यह जो है यह हमारी 11th वीडियो है करियर गाइडेंस सीरीज की। तो ऐसी मैंने 10 वीडियोस और भी बना रखी है, तो आप उन वीडियोस को भी विजिट जरूर कीजिएगा और देखिएगा जरूर। और सर का चैनल भी जरूर विजिट कीजिएगा ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आज का ट्रेंड क्या चल रहा है।